Hello students, today's topic is DNA replication. लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी हमने पढ़ा कि DNA replication जो है वो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल फॉलो करता है, यानी कि एक DNA जिसका रेप्लिकेशन होना है ना, एक DNA जिसका रेप्लिकेशन होना है उसके स्ट्रैंड सेपरेट होते हैं, और हर स्ट्रैंड पर एक नया स्ट्रैंड फॉर्म होता है। और इस तरह से जो न्यू सेल फॉर्म होता है आफ्टर सेल डिवीजन, जो नया सेल फॉर्म होगा, हर सेल में 50% पेरेंटल डीएनए होता है और 50% नया फॉर्म्ड डीएनए होता है। तो इस तरह से 50% डीएनए जो आने वाली जनरेशन होती है या जो न्यू सेल होता है, डॉटर सेल जो होता है, उसमें कंजर्व्ड होता है। इसी वजह से इस मॉडल को सेमी कंजर्वेटिव मॉडल कहा गया था, जिसे प्रूव किया था मैसेल्स एंड स्टॉल ने 1958 में। ठीक है, तो सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन हमने देखा कि कैसे वो प्रूफ हुआ, और उसके बाद जो अब हम देखेंगे कि एक्चुअली रेप्लिकेशन होता कैसे है। ठीक है, सो आप यहां लेफ्ट साइड में देख सकते हो, मैंने कुछ एंजाइम्स के नाम लिखा है। ये सारे एंजाइम्स हैं जो रेप्लिकेशन में, डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करते हैं, या यही एंजाइम है जो रेप्लिकेशन को प्रोसीड करते हैं, रेप्लिकेशन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले आप कुछ बेसिक चीजें हैं वो याद रखो, लाइक डीएनए का कंपोनेंट क्या है, डीएनए का डेफिनेशन क्या है। जैसे डीएनए को हम ऐसे भी डिफाइन करते हैं कि डीएनए इज अ लॉन्ग चेन पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। क्या है? एक लॉन्ग चेन पॉलीमर है जो किससे बना है? न्यूक्लियोटाइड से बना है ना। तो डीएनए कितने तरह के न्यूक्लियोटाइड से बना है? तो हमें पता है डीएनए 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड से बना है। ठीक है, तो डीएनए किससे, 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड से फॉर्म हुआ है। वो न्यूक्लियोटाइड कौन से हैं? तो हमें पता है जो न्यूक्लियोटाइड से डीएनए बना है वो न्यूक्लियोटाइड है, एक है डीऑक्सी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एक है डीऑक्सी थायमिन ट्राइफॉस्फेट, एक है डीऑक्सी गुआनियोसिन ट्राइफॉस्फेट, और एक है डीऑक्सी साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो बेसिकली ये 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड्स हैं जिनके जुड़ने से, है ना, जिनका जब पॉलीमर फॉर्म होता है जो एक दूसरे से जुड़कर डीएनए तैयार करते हैं। ठीक है, अब जैसे यहां पर हमने क्या देखा कि ये चारों जो है वो ट्राइफॉस्फेट फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक है, तो ट्राइफॉस्फेट फॉर्म में ये तब प्रेजेंट होते हैं जब ये डीएनए फॉर्म करने जाते हैं। इससे पहले, है ना, इससे पहले अगर इनका नॉर्मल कंडीशन हम देखेंगे तो ये मोनोफॉस्फेट फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। कैसे प्रेजेंट होते हैं? मोनोफॉस्फेट फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। और जब रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है तब एक एंजाइम आता है जो मैंने यहां पे सबसे पहले लिखा है फॉस्फोराइलेज, और उस एंजाइम की वजह से फॉस्फोराइलेशन होता है और जो मोनोफॉस्फेट फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोटाइड होता है वो ट्राइफॉस्फेट फॉर्म में कन्वर्ट होता है ना। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियोटाइड है DAMP, है ना, डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी एडिनोसिन डीऑक्सी थायमिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी गुआनियोसिन मोनोफॉस्फेट एंड डीऑक्सी साइटोसिन मोनोफॉस्फेट। ये जब रेप्लिकेशन होता है तब ये एटीपी यूज करते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, है ना। जो एनर्जी मॉलिक्यूल है ये एनर्जी मॉलिक्यूल यूज करेंगे, और जो एंजाइम है, कौन सा एंजाइम? फॉस्फोराइलेज, ये एंजाइम वर्क करेगा और DAMP जो है वो DATP में कन्वर्ट होता है, DTTP। इस तरह से थायमिन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी थायमिन ट्राइफॉस्फेट फॉर्म होगा। और ठीक है, तो DGMP इससे क्या फॉर्म होगा? इससे फॉर्म होगा DGTP, और इसी तरह से DCTP फॉर्म होते हैं। और ये सारे न्यूक्लियोटाइड अब रेडी हैं डीएनए में जुड़ने के लिए, डीएनए फॉर्म करने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से जो 4 न्यूक्लियोटाइड की रिक्वायरमेंट होती है वो पहले मोनोफॉस्फेट फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, और जब डीएनए रेप्लिकेशन शुरू होता है तब विद द हेल्प ऑफ एंजाइम फॉस्फोराइलेज ये सारे मॉलिक्यूल कन्वर्ट होते हैं ट्राइफॉस्फेट फॉर्म में और फिर डीएनए फॉर्म करते हैं।
ठीक है, तो पहला आपको पहले एंजाइम का फंक्शन पता चल गया, फॉस्फोराइलेज, जो फॉस्फोराइलेशन करता है और मोनोफॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड को ट्राइफॉस्फेट फॉर्म में कन्वर्ट करता है। अब देखिए यहां पर बाकी और बहुत सारे एंजाइम्स हैं, इन सारे एंजाइम्स को मैंने इस फ्लो में रखा है जिस तरह से ये यूज होते हैं, जिस तरह से ये काम करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले फॉस्फोराइलेज था, उसका फंक्शन आपने देख लिया। कम टू द नेक्स्ट एंजाइम, हेलिकेज। ठीक है, अब हेलिकेज क्या करता है, देखो हमें पता है कि डीएनए रेप्लिकेशन में सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन फॉलो होने वाला है, यानी कि एक डीएनए के जो दो स्ट्रैंड है वो दोनों स्ट्रैंड सेपरेट होंगे। तो सेपरेट कौन करेगा, इनको सेपरेट करने वाला भी कोई होना चाहिए ना। तो सेपरेट करने के लिए सेल्स में एक एंजाइम है, और वो एंजाइम क्या है, वो एंजाइम हेलिकेज है ना। तो यहां पर आप देख रहे हैं राइट साइड में एक डीएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि इसी डीएनए का हमें रेप्लिकेशन करना है, इसका रेप्लिकेशन करना है। तब क्या होगा, हेलिकेज एंजाइम आएगा, हेलिकेज एंजाइम आएगा और वो क्या करेगा, इसके बीच में हमें क्या पता है कि जो डीएनए न्यूक्लियोटाइड से बना है उसमें न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में क्या होता है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है। क्या होता है, एक डीएनए मॉलिक्यूल जो है उसमें एडेनिन मॉलिक्यूल जो होता है, एडेनिन न्यूक्लियोटाइड जो है वो किससे पैरिंग करता है, वो थाइमिन से पैरिंग करता है, और जो साइटोसिन है वो गुआनिन से पैरिंग करता है। सबसे पहले आपने ये चीज पहले भी पढ़ चुके हो 11th स्टैंडर्ड में कि जो नाइट्रोजिनस बेसेस हैं वो दो तरह के होते हैं, प्यूरिन एंड पैरिमिडिन, है ना। तो नाइट्रोजिनस बेस जो है वो दो तरह के हैं, नाइट्रोजिनस बेस है ना, नाइट्रोजिनस बेस जो है वो दो तरह के हैं, दो टाइप के हैं, एक है प्यूरिन, एक है पैरिमिडिन। प्यूरिन में क्या आता है, प्यूरिन जो है, प्यूरिन में आता है एडेनिन एंड गुआनिन, और पैरिमिडिन में आता है थाइमिन एंड साइटोसिन, है ना। तो इस तरह से नाइट्रोजिनस बेस आर ऑफ टू टाइप्स, प्यूरिन पैरिमिडिन। प्यूरिन में आता है एडेनिन गुआनिन, और पैरिमिडिन आर ऑफ टू टाइप, पैरिमिडिन में थाइमिन और साइटोसिन आता है। और एक डीएनए में हमेशा ए के सामने टी होता है और वो एक दूसरे से डबल बॉन्ड के जरिए, डबल बॉन्ड के थ्रू जुड़े होते हैं। इसी तरह से जो गुआनिन है उसके सामने हमेशा साइटोसिन होता है, और गुआनिन ट्रिपल बॉन्ड से साइटोसिन से जुड़ा होता है। तो अब आपको क्या दिख रहा है कि प्यूरिन पैरिमिडिन का पैरिंग होता है डीएनए के अंदर, ये आपने पहले भी पढ़ा है। और तो इस तरह से जितना प्यूरिन होगा उसके सामने उतना पैरिमिडिन होगा, तो जितना प्यूरिन है उतना पैरिमिडिन, है ना। तो प्यूरिन जितना है पैरिमिडिन उतना है। अगर उसको हम लिखेंगे तो इस तरह से लिख सकते हैं कि प्यूरिन, क्या लिख सकते हैं कि प्यूरिन इक्वल्स टू पैरिमिडिन। और अगर ये पैरिमिडिन को मैं यहां पे लेकर जाऊं तो इस तरह से मैं लिख सकता हूं प्यूरिन डिवाइड बाय पैरिमिडिन, क्या होगा, 1 होगा, है ना। अब प्यूरिन क्या है, प्यूरिन है एडेनिन प्लस गुआनिन, तो डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, इस तरह से a प्लस जी डिवाइड बाई टी प्लस सी इक्वल्स टू 1। और इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं चारगाफ रूल। क्या कहते हैं, चारगाफ रूल, यानी कि प्यूरिन पैरिमिडिन का जो रेशियो होगा वो 1 होगा। ठीक है, तो इसी को क्या कहते हैं, लिख देता हूं मैं यहां पे, चारगाफ रूल। द रेशियो ऑफ प्यूरिन एंड पैरिमिडिन इज ऑलवेज 1 इन डीएनए मॉलिक्यूल, एंड दिस रूल इज कॉल्ड एज चारगाफ रूल। ठीक है, तो 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड है वो हमें पता चल गया, और वो पहले उनका फॉस्फोराइलेशन होता है, यानी जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो एक्टिव होते हैं, एक्टिव किया जाता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम फॉस्फोराइलेज, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम फॉस्फोराइलेज एंड यूजिंग एटीपी मॉलिक्यूल और ट्राइफॉस्फेट फॉर्म में कन्वर्ट हुए। अब देखो डीएनए मॉलिक्यूल जो है वो उसको क्या करना है, सेपरेट करना है। तो सेपरेट करने के लिए एक एंजाइम है डीएनए हेलिकेज। तो हेलिकेज आएगा, और जो डीएनए में प्यूरिन पैरिमिडिन प्रेजेंट है और प्यूरिन पैरिमिडिन के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है ना, तो हमें पता है कि यहां पर अगर एडेनिन है तो इसके सामने यहां पर थाइमिन है, यहां पर थाइमिन है तो उसके सामने यहां पे एडेनिन है, यहां पर जी है गुआनिन है तो उसके सामने सी है,
यहां पे C है तो उसके सामने G है। तो अब इन बॉन्ड, ये जो डीएनए के बीच में बॉन्ड्स प्रेजेंट है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट है, इनको तोड़ेगा कौन? इनको तोड़ेगा डीएनए हेलिकेज। और जब इन बॉन्ड्स को ब्रेक कर देगा तब क्या होगा? डीएनए स्ट्रैंड सेपरेट होगा। अब एक चीज और याद रखो कि कंप्लीट डीएनए, पूरे के पूरे डीएनए स्ट्रैंड को एक बार में अलग नहीं किया जाएगा, एक बार में थोड़ा सा हिस्सा, थोड़ा सा पार्ट को सेपरेट किया जाता है। जैसे आप यहां पे सेकंड डायग्राम में देख सकते हो, तो आपने क्या देखा कि थोड़े से हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो गए और थोड़ा सा स्ट्रैंड जो है वो अलग हो गया है। ठीक है, तो ये चीज बहुत अच्छे से याद रखो, है ना। इसी चीज में सारा कॉन्सेप्ट जो है, सारी चीजें जो डीएनए रेप्लिकेशन की छुपी हुई है वो इसी में, कि डीएनए जो है वो एक बार में थोड़ा सा हिस्सा ही ओपन होता है या स्ट्रैंड जो है वो सेपरेट होते हैं। उसके बाद अब यहां पर रेप्लिकेशन कंप्लीट होने के बाद जो है वो ऊपर का हिस्सा खुलेगा। जैसे आप सेकंड डायग्राम में देख रहे हो कि डीएनए जो है वो और ऊपर तक खुल गया है। तो इसी के बाद अगर एक और डायग्राम हम बनाएं तो उसमें जो ये पार्ट है, जो अनकॉइलिंग का पार्ट है, जिसे हम रेप्लिकेशन फॉर्क कहते हैं। क्या कहते हैं? रेप्लिकेशन फॉर्क। ठीक है, तो इसे कहते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क। रेप्लिकेशन फॉर्क। तो रेप्लिकेशन फॉर्क क्या दिख रहा है कि और ज्यादा ओपन हो गया या जो डीएनए है अनवाइंड हो गया। इसी तरह से ये जो अनवाइंड होने का प्रोसेस है वो धीरे 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 होगा और हर बार डीएनए थोड़ा और अनकॉइल होता जाएगा। ठीक है, तो सेकंड जो एंजाइम है डीएनए हेलिकेज, उसका फंक्शन समझ में आ गया कि डीएनए हेलिकेज जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करता है और दो डीएनए स्ट्रैंड को सेपरेट करता है। ठीक है, अब देखो थर्ड जो ये एंजाइम नहीं है, बेसिकली एक प्रोटीन है, एसएसबी प्रोटीन, सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन। नाम से क्लियर है, सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन, कि ये क्या करता है? सिंगल स्ट्रैंड को बाइंड करेगा। किसको बाइंड करेगा? सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए को बाइंड करेगा। तो इस तरह से जो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है उस पर आकर चिपक जाएगा कौन? सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन, यानी कि एसएसबी प्रोटीन। अब देखो इसने क्या किया, ये आकर डीएनए पर बाइंड हुआ और डीएनए को रिकॉइलिंग से, है ना, रिकॉइलिंग से प्रिवेंट करेगा। अदरवाइज देखो हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हुआ, दो स्ट्रैंड सेपरेट हुए, तो वापस से तो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं ना, रेप्लिकेशन होने ही नहीं देंगे, वो बार बार हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेंगे। तो हाइड्रोजन बॉन्ड को प्रिवेंट करने के लिए या स्ट्रैंड को सेपरेट रखना है, इसीलिए क्या हुआ? एसएसबी प्रोटीन की एंट्री हुई और उस एसएसबी प्रोटीन ने सिंगल स्ट्रैंड को बाइंड कर दिया, उस स्ट्रैंड को पकड़ लिया और फिर से बॉन्ड बनने को प्रिवेंट कर दिया, बॉन्ड बनने नहीं दिया। ठीक है, तो इस तरह से हमने देख लिया फॉस्फोराइलेंस, डीएनए हेलिकेज, एसएसबी प्रोटीन, इन तीनों का फंक्शन देख लिया। कम टू द फोर्थ, टोपोआइसोमेरेज 1 एंड टोपोआइसोमेरेज 2। टोपोआइसोमेरेज ये जो एंजाइम है, दोनों एंजाइम एक ही काम करते हैं। क्या काम करते हैं? ये दोनों टेंशन को रिलीज करते हैं। क्या करते हैं? टेंशन को रिलीज करते हैं। बस इनके काम करने का तरीका अलग है। अब देखो मैं आपको बता दूं कि जैसे अगर आप एक एग्जांपल पकड़ो कि आप अगर घर पे दो रस्सी या कोई भी दो रस्सी या चादर वगैरह उसको एक दूसरे के ऊपर कॉइल करोगे, एक दूसरे के ऊपर कॉइल करोगे, है ना, और कॉइल करते जा रहे हो, घुमाते जा रहे हो, दोनों तरफ से, दो तरफ दो बंदे खड़े हैं, दोनों तरफ से, है ना, क्या कर रहे हैं? एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में घुमाए जा रहे हैं। तो क्या होगा? आपको दिखेगा कि जो रस्सी है उसमें एक टेंशन, एक तनाव पैदा हो गया, है ना, और वो धीरे धीरे जितना हम लोग कॉइल करते जाएंगे उतना तनाव बढ़ता जाएगा। ठीक है, और अगर उसी रस्सी को हम बीच में दो लोग दोनों हाथ से इस तरह से पकड़कर खींचेंगे तो जो टेंशन है वो दोनों किनारे पर शिफ्ट होगा। वो क्या होगा? दोनों किनारे पर टेंशन शिफ्ट होगा। तो बिल्कुल इसी तरह से देखो, अब ये हम एक किनारे की तरफ देख रहे हैं कि यहां पर डीएनए स्ट्रैंड सेपरेट हुआ, लेकिन अगर डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है कहीं बीच में से और वहां पर डीएनए स्ट्रैंड सेपरेट हुआ तो दोनों एंड पर क्या होगा? टेंशन क्रिएट होगा। दोनों एंड पर क्या होगा? टेंशन क्रिएट होगा। लाइक एक स्मॉल डायग्राम में बना देता हूं आपको समझाने के लिए। मान लो ये एक सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट है,
ठीक है, मान लेते हैं ये डीएनए है, इसका रेप्लिकेशन होना है। अब यहां से क्या हो गया, स्ट्रैंड सेपरेट हो गया, यहां से स्ट्रैंड सेपरेट हो जाएगा। तो जब ये स्ट्रैंड सेपरेट होगा यानी कि इसके बीच का हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा, तो ये जो किनारे की तरफ है वहां पर टेंशन क्रिएट होगा। तो टोपोआइसोमरेज 1 क्या करता है, टोपोआइसोमरेज क्या करेगा, एक स्ट्रैंड को कट कर देगा, एक स्ट्रैंड को कट कर देगा और फिर इस स्ट्रैंड को दूसरे स्ट्रैंड से वापस ऐसे, है ना, अपोजिट डायरेक्शन में घुमाकर खोल लेगा। यानी कि इस तरह से इसने क्या किया, ये जो इसके ऊपर कॉइलिंग थी उसको खोलकर इस तरह से डायरेक्ट जोड़ देगा। अब डायरेक्ट जोड़ने से क्या होगा, जो टेंशन क्रिएट था वो रिलीज हो गया, है ना। अदरवाइज क्या होगा, अगर इसी में से डीएनए सेपरेट इस तरह से होगा तो यहां पर टेंशन क्रिएट हो रहा था, लेकिन जब एक डीएनए को कट करके, एक डीएनए स्ट्रैंड को कट करके उसको अनकॉइल करके फिर से जोड़ दिया गया तो टेंशन क्या होगा, रिलीज हो जाएगा। तो टोपोआइसोमरेज 1 ने क्या किया, टोपोआइसोमरेज कट 1 डीएनए स्ट्रैंड और उसके बाद क्या करेगा, टेंशन रिलीज करके उसको वापस से घुमाकर फिर से जोड़ देता है ना। तो टोपोआइसोमरेज टेंशन रिलीज किया लेकिन एक ही डीएनए स्ट्रैंड कट किया, ठीक है। टोपोआइसोमरेज क्या करेगा, टोपोआइसोमरेज दोनों स्ट्रैंड कट कर देगा। क्या करेगा, दोनों स्ट्रैंड कट कर देगा। कैसे, वो देखते हैं हम, ठीक है। अब मान लेते हैं वापस से इसी डायग्राम को मैं पहले जैसा कर देता हूं, ठीक है। तो यहां पर आप क्या देख रहे हो, एक डीएनए, बैक्टीरियल डीएनए हमने कंसीडर किया। तो टोपोआइसोमरेज तो क्या करेगा, टोपोआइसोमरेज दोनों डीएनए स्ट्रैंड को कट कर देगा और उसके बाद उसके स्ट्रैंड को अनकॉइल कर देगा, है ना। स्ट्रैंड को अनकॉइल कर दिया यानी कि इस तरह से देखो, इस तरह से डायरेक्टली जो डीएनए स्ट्रैंड है उनको जोड़ देगा। तो अब इसमें आपको क्या दिख रहा है, कोई टेंशन नहीं दिख रहा है। तो सिंपली आप याद रखो, टोपोआइसोमरेज 1 एंड टोपोआइसोमरेज 2 बोथ रिलैक्स द टेंशन प्रोड्यूस्ड इन डीएनए स्ट्रैंड, लेकिन उनके काम करने का तरीका अलग है। टोपोआइसोमरेज एक डीएनए स्ट्रैंड को कट करके टेंशन रिलीज करता है, टोपोआइसोमरेज 2 जो है वो दोनों स्ट्रैंड को ब्रेक करके, कट करके और उसके बाद टेंशन रिलीज करके और फिर डीएनए स्ट्रैंड को जोड़ देता है, ठीक है। सो कम टू दी नेक्स्ट एंजाइम, आरएनए प्राइमेज। आरएनए प्राइमेज, अब देखो आरएनए प्राइमेज जो एंजाइम है इसके समझने के लिए आप डीएनए पॉलीमरेज को पहले समझ लीजिए। देखिए डीएनए पॉलीमरेज 3, इसमें डीएनए पॉलीमरेज 3 एंजाइम है। सो हम लोग जो मेन एंजाइम है जिसको हम देख रहे हैं वो डीएनए पॉलीमरेज 3। डीएनए पॉलीमरेज 3 यही वो एंजाइम है जो इन न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ने वाला है, जो इन न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़कर डीएनए बनाने वाला है, यानी यही बंदा है जो एक्चुअल मेन काम करने वाला है, ठीक है। तो ये मेन काम करने वाला है, लेकिन इसके 2 प्रॉब्लम है। पहला प्रॉब्लम क्या है कि ये डीएनए को एक ही डायरेक्शन में बनाता है। किस डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में। और वो डायरेक्शन क्या रहेगा, जैसे आप यहां पर देख रहे हो, तो ये स्ट्रैंड अलग हुआ, 2 स्ट्रैंड है यहां पर भी नया डीएनए बनना है, यहां पर भी नया डीएनए बनना है, दोनों जगह डीएनए बनना है। लेकिन जो डीएनए पॉलीमरेज है ना, डीएनए पॉलीमरेज 3, वो इस डीएनए को रीड करेगा जो 3 प्राइम से शुरू हुआ है और यहां पर नया डीएनए बना देगा। लेकिन जब इस तरफ आएगा तो इस तरफ वो 5 प्राइम देख रहा है, तो इधर से वो काम को शुरू नहीं कर सकता है, वो काम को यहां से शुरू करेगा। क्या करेगा, काम यहां से शुरू करेगा, यानी देखो यहां तक डीएनए खुला है ना, तो यहां से डीएनए बनाना चालू करेगा। लेकिन इसी सिचुएशन में एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। कब, जब ये डीएनए आगे की तरफ खुलेगा। अब इस डायग्राम में आपको क्या दिख रहा है कि जो डीएनए रेप्लिकेशन शुरू हुआ किसके मदद से, डीएनए पॉलीमरेज की मदद से, वो यहां से शुरू हुआ, इस तरफ गया, और जब ये डीएनए आगे खुल जाएगा तो यहां पर रास्ता आगे की तरफ खाली हो जाएगा और ये डीएनए पॉलीमरेज डीएनए को इस तरह से आगे की तरफ बनाता चला जाएगा। लेकिन इस तरफ क्या हुआ, प्रोसेस यहां से शुरू हुआ और नीचे की तरफ जा रहा है, और यहां पर क्या होगा, आगे रास्ता खत्म और डीएनए यहां से अनकॉइल होगा तो रास्ता ऊपर की तरफ खुलेगा। तो इस तरह से ये जो डीएनए पॉलीमरेज है इसको बार बार क्या करना पड़ेगा, प्रोसेस को रोककर पीछे की तरफ जाना पड़ेगा। अभी मैं डायग्राम में और अच्छे तरीके से इस चीज को बताता हूं, ठीक है। तो दूसरा जो एक प्रॉब्लम है डीएनए पॉलीमरेज 3 का, वो ये है कि ये प्रोसेस को डायरेक्टली स्टार्ट नहीं कर सकता है। यानी इसको पता तो है काम करना है, लेकिन शुरू कैसे करना है वो नहीं पता।
है ना। तो ये क्या कहता है कि भाई मुझे थोड़ा सा शुरू करके स्टार्टिंग का बता दो, कैसे भी शुरू का बता दो, बाकी मैं कर लूंगा। तो उसको बताने के लिए ही आरएनए प्राइमेज आया। आरएनए प्राइमेज आया, इसने बोला रुको मैं बताता हूं कैसे काम करना है, और वो क्या करेगा, आरएनए प्राइमर बनाएगा। आरएनए प्राइमर जिससे प्रोसेस स्टार्ट होगा, ठीक है। और आरएनए प्राइमर को देखकर क्या होगा, डीएनए पॉलीमरेज 3 को पता चल जाएगा कि प्रोसेस कैसे करना है, यानी वो आगे के प्रोसेस को कंटिन्यू कर लेगा, ठीक है। तो सबसे पहले, है ना, तो इस तरह से देखते हैं, डीएनए स्ट्रैंड सेपरेट होने के बाद पहले कौन आएगा, पहले आएगा आरएनए प्राइमेज। कौन आया, आरएनए प्राइमेज। और उसने क्या बनाया, उसने बनाया प्राइमर। क्या बनाया, प्राइमर, ठीक है, प्राइमर बनाया। ये हो गया प्राइमर, यानी कि थोड़ा सा फ्रेगमेंट बनाया जिसके न्यूक्लियोटाइड जो है वो आरएनए के न्यूक्लियोटाइड है, यानी कि इसके अंदर डीऑक्सीराइबोज शुगर नहीं है, इसके अंदर राइबोज शुगर है, इसके अंदर थाइमीन नहीं है, थाइमीन की जगह पे यूरासिल है। इसी वजह से तो इसे हम क्या कह रहे हैं, आरएनए प्राइमर कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, आरएनए प्राइमर, ठीक है। तो आरएनए प्राइमर बनाया। अब डीएनए पॉलीमरेज जो है वो खुश हो गया, बोले हाँ इसके आगे से जो प्रोसेस है वो मैं कर लूंगा। और कौन आया, आया एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज, और उसने इसके आगे जो प्रोसेस है उसको कर लिया, ठीक है। तो इस तरह से एंजाइम जो है, कौन सा एंजाइम, डीएनए पॉलीमरेज, ये हो गया रेड जो मैंने बनाया, ये डीएनए पॉलीमरेज हो गया, ठीक है। तो डीएनए पॉलीमरेज ने यहां से इसके आगे का जो प्रोसेस था उसको कंटिन्यू कर लिया, यहां तक डीएनए को बना दिया। कहां तक, जितना डीएनए खुला हुआ था, जितना डीएनए का स्ट्रैंड सेपरेट हुआ था, ठीक है। इसी तरह से दूसरा और भी डीएनए मॉलिक्यूल है ना, डीएनए पॉलीमरेज। तो एक डीएनए पॉलीमरेज आया, उसने यहां देखा तो बोला अरे ये तो 5 प्राइम दिख रहा है मुझे, मैं यहां से काम नहीं करूंगा। तो उसने क्या किया, उसने प्रोसेस को यहां से शुरू किया। प्रोसेस शुरू करने गया तो उसको अगेन फिर वही प्रॉब्लम, बोले मुझे तो थोड़ा बना के बताओ। अगेन कौन आया, प्राइमर आया, प्राइमेज आया, और उसने बनाया प्राइमर। क्या बनाया, प्राइमर। तो प्राइमेज ने प्राइमर बना के दे दिया। अब उसके बाद एंट्री हुई डीएनए पॉलीमरेज की, और ये आया डीएनए पॉलीमरेज, और डीएनए पॉलीमरेज ने प्राइमर को देखते हुए उसके आगे डीएनए को बना दिया इस तरह से न्यूक्लियोटाइड को जोड़कर, ठीक है। तो यहां पर भी डीएनए बन गया, यहां पर भी बन गया, ठीक है। अब इसी सेम चीज को मैं यहां पर रिफ्लेक्ट करता हूं, तो यहां पर हम कह सकते हैं कि प्राइमर आया था और उसने थोड़ा सा प्राइमर बना के बताया कि भाई ऐसा ये प्राइमर हो गया। यहां से भी उसने प्राइमर बना के दिया था, देखो ना, यहां से इतने में इस तरह से प्राइमर बना था। उसके बाद एंट्री हुई थी किसकी, उसके बाद एंट्री हुई थी पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज 3 एंजाइम की, है ना, यहां पे भी सेम। और इस डीएनए पॉलीमरेज ने इसके आगे जो डीएनए मॉलिक्यूल था उसके आगे डीएनए को बना दिया था कुछ दूर तक, जितना डीएनए ओपन था, सेम इधर, ठीक है। अब मैंने क्या बताया कि हेलिकेज जो है वो दोनों स्ट्रैंड को एक साथ कंप्लीटली सेपरेट नहीं करता है, थोड़ा सा सेपरेट किया था, अगले स्टेप में और सेपरेट कर दिया, ऊपर की तरफ, एक ही तरफ, इस तरफ सेपरेट कर दिया। तो अब क्या होगा, देखो ये जो डीएनए पॉलीमरेज यहां से रेप्लिकेशन करते करते यहां पर पहुंचा है, इसके लिए तो टेंशन है, ये कोई टेंशन की बात नहीं है ना, यहां तक पहुंचा, आगे देखो रास्ता खाली है, यानी ये इसके आगे भी जो है, इसके आगे भी डीएनए बना लेगा, मतलब यहीं से बनाते 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 यहां तक पहुंच गया। लेकिन ये डीएनए पॉलीमरेज डीएनए बनाते बनाते यहां पर पहुंचा था, ये किनारे पर पहुंचा, और उसने क्या देखा कि आगे तो डीएनए है ही नहीं, या आगे जो है डीएनए ओपन नहीं हुआ है, डीएनए ओपन हुआ है पीछे की तरफ। तो फिर ये जो एंजाइम है, कौन सा एंजाइम, डीएनए पॉलीमरेज, ये यहां से रास्ता छोड़कर ऊपर की तरफ आ जाएगा, ठीक है। तो जब ऊपर की तरफ ये एंजाइम आया, अगेन सेम प्रॉब्लम कि भाई फिर से मुझे बताओ, क्या बताओ कि शुरू कैसे करना है काम को। देन फिर प्राइमेज आया, और प्राइमेज ने आकर प्राइमर बनाया, तो ये बनाया प्राइमर, और जैसे प्राइमर बनाया डीएनए पॉलीमरेज 3 बोला हाँ अब मैं बना लूंगा, इसके आगे का काम मुझे आता है, पहले भी मैंने किया है। और उसने क्या बनाया, उसने इस तरह से उसके आगे डीएनए बनाने का प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू किया। तो अब देखो, अब ये आपको क्लियर है, क्या दिख रहा है कि एक तरफ यहां पे जहां पर डीएनए
एक ही डायरेक्शन में बन रहा है, कंटिन्यूस मैनर में बन रहा है, कंटिन्यूअसली बन रहा है। दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि प्राइमर बना, फिर डीएनए बना, फिर प्राइमर बना, फिर डीएनए। अब डीएनए अगर फिर से खुलेगा तो फिर प्राइमर बनेगा और फिर डीएनए बनेगा। तो इस तरह से आपको क्या दिखेगा कि डीएनए जो है वो एक स्ट्रैंड पे कंटिन्यूअसली बन रहा है और दूसरे स्ट्रैंड पे कंटिन्यूअसली नहीं बन रहा है, नॉन कंटिन्यूअस मैनर में बन रहा है। अब तो इसको नाम दिया गया, क्या नाम दिया गया? इसको हमने कहा लीडिंग स्ट्रैंड। क्या कहा? लीडिंग स्ट्रैंड। जो डीएनए कंटिन्यूअसली बन रहा था उसको क्या बोले? लीडिंग स्ट्रैंड। ठीक है, तो ये हो गया, ये आपका रेप्लिकेशन फॉर्क हो गया। रेप्लिकेशन फॉर्क, ये डीएनए पे देखो, ये जो स्ट्रैंड है इसी पे डीएनए बन रहा है ना, तो इसको देखकर डीएनए बन रहा है, तो इसे हम क्या कहते हैं? टेम्पलेट कहते हैं। क्या कहते हैं? टेम्पलेट। तो इसको बोलेंगे लीडिंग टेम्पलेट। क्या बोलेंगे? लीडिंग टेम्पलेट। और जो डीएनए, ये डीएनए जो है ये कंटिन्यूअस बना, ये जो है कंटिन्यूअस बना, तो इसे क्या बोलेंगे? लीडिंग स्ट्रैंड। इसे कहेंगे लीडिंग स्ट्रैंड। और दूसरी तरफ क्या दिख रहा है? दूसरी तरफ दिखा कि ये तो पार्ट्स में बन रहा है, फ्रेगमेंट में बन रहा है। इसके बीच में बार बार प्राइमर आ रहा है, एक प्राइमर, दूसरा प्राइमर, फिर डीएनए अनकॉइल होगा, तीसरा प्राइमर, फिर डीएनए अनकॉइल, चौथा प्राइमर। तो इस तरह से यहां पर डीएनए जो बन रहा है वो फ्रेगमेंट्स में बन रहा है और इन्हीं फ्रेगमेंट्स को एक नाम दिया गया। क्या दिया गया? ओकाजाकी फ्रेगमेंट, है ना? तो इतना मस्त नाम है इसका, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। तो ये एक एक फ्रेगमेंट को क्या कहा जाता है? ओकाजाकी फ्रेगमेंट। ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। ठीक है। और जो डीएनए स्ट्रैंड, ये डीएनए का स्ट्रैंड है ना, पैरेंटल स्ट्रैंड है जिस पर डीएनए बन रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे लैगिंग टेम्पलेट। क्या बोलेंगे? लैगिंग टेम्पलेट। इसको क्या बोला? लीडिंग टेम्पलेट। तो इसको क्या बोलेंगे? लैगिंग, है ना? क्यों? क्योंकि ये देखो थोड़ा पीछे रह जा रहा है, ये लीड कर रहा है, इस पे डीएनए कंटिन्यूअसली बन रहा है। तो यहां पर डीएनए कंटिन्यूअसली बनते जा रहा है, कोई टेंशन की बात नहीं। यहां पर थोड़ा बन रहा है, फिर पीछे जा रहा है, फिर थोड़ा बन रहा है, तो ये बेचारा पीछे हो जा रहा है। इसी वजह से इसे हम कहते हैं लैगिंग टेम्पलेट कहते हैं। और इस पे बनने वाले डीएनए स्ट्रैंड को हम लोग क्या कहते हैं? लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं। इसे क्या बोलेंगे? लैगिंग स्ट्रैंड। लैगिंग स्ट्रैंड। ठीक है। सो अब देखो, हो गया डीएनए पॉलीमरेज ने इस तरह से एक स्ट्रैंड पर डीएनए कंटिन्यूअसली बनाया, कंटिन्यूअस मैनर में बनाया, जिसे हमने, है ना, क्या कहा? स्ट्रैंड को हमने लीडिंग टेम्पलेट कहा, जिस पर डीएनए बना, जिसको देखकर डीएनए बना, और जो डीएनए बना उसे हमने लीडिंग स्ट्रैंड कहा। जबकि दूसरी तरफ जो टेम्पलेट है उसे हमने लैगिंग टेम्पलेट कहा, क्योंकि उस डीएनए स्ट्रैंड पर डीएनए कंटिन्यूअस मैनर में नहीं बना, और जो नया बनने वाला डीएनए था वो पार्ट्स में, फ्रेगमेंट में बना था। इसी वजह से फ्रेगमेंट्स को हमने ओकाजाकी फ्रेगमेंट कहा और कंप्लीट स्ट्रैंड को लैगिंग स्ट्रैंड कहा। अब देखो, ये जो आरएनए प्राइमर है, ये जो आरएनए प्राइमर है यहां पर, ये आरएनए प्राइमर डीएनए में होना चाहिए क्या? ऑब्वियसली नहीं होना चाहिए। तो इसे क्या करना है? इसे रिमूव करना है। इसे क्या करना है? रिमूव करना है। और इसके जगह पे जो डीएनए वाला न्यूक्लियोटाइड होता है वो ऐड करना है। ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि ये प्राइमर है, आरएनए प्राइमर है, तो इसके अंदर क्या रहेगा? इसके अंदर आरएनए न्यूक्लियोटाइड है। बट ये जो बनना है, ये जो प्रोसेस है वो रेप्लिकेशन है, यानी कि डीएनए से डीएनए बनना था, उसके अंदर देखो यहां पर थोड़ा सा आरएनए का मॉलिक्यूल या आरएनए का फ्रेगमेंट बन गया। तो इस फ्रेगमेंट को हमें रिमूव करना है और उसकी जगह पे हमें लाना है, क्या लाना है? डीएनए का न्यूक्लियोटाइड। तो फ्रेगमेंट्स को, इन आरएनए फ्रेगमेंट्स को रिमूव करना और उसकी जगह पे डीएनए के न्यूक्लियोटाइड को लाना, यही काम है डीएनए पॉलीमरेज 1 का। यही काम किसका है? डीएनए पॉलीमरेज 1 का, है ना। तो जैसे ही डीएनए पॉलीमरेज 3 इसने काम किया, उसके पीछे ही डीएनए पॉलीमरेज 1 आया, बोला रुको अब बाकी का काम मैं करूंगा।
मैं क्या करूंगा, कौन, डीएनए पॉलीमरेज 1 क्या करेगा, वो आरएनए फ्रेगमेंट्स को, आरएनए जो प्राइमर है उसको रिमूव करेगा और उसके जगह पर क्या बनाएगा, उसके जगह पर बना देगा डीएनए के न्यूक्लियोटाइड। इस तरह से डीएनए के न्यूक्लियोटाइड को उसने ऐड कर दिया। इसके आगे तो डीएनए न्यूक्लियोटाइड था ही, ठीक है। सेम इधर भी एंजाइम तो जा चुका है, एंजाइम जा चुका है और यहां पर उसने बनाया इस तरह से। अगेन ये एंजाइम काम करके जा चुका है, इसे भी हम लोग पिक्चर से रिमूव कर देते हैं। देन यहां पर डीएनए फ्रेगमेंट बना। अब देखो इसके बाद डीएनए पॉलीमरेज 2 ये क्रॉस चेक करता है अगर डीएनए के में कोई मिस्टेक है तो उसको रिपेयर करने का काम भी डीएनए पॉलीमरेज 2 करता है। तो डीएनए पॉलीमरेज 2 जो है वो एक तरह से प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी का काम करता है, या हम कह सकते हैं कि डीएनए पॉलीमरेज 2 डीएनए में होने वाली मिस्टेक्स को करेक्ट करता है, और ये इसका जो करेक्ट करने का काम है वो डीएनए पॉलीमरेज 1 के साथ में ही है ना। तो 1 के साथ मिलकर डीएनए पॉलीमरेज 2 जो है वो डीएनए पॉलीमरेज 1 के साथ मिलकर क्या करता है, डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म बनाते हैं, यानी कि डीएनए को रिपेयर करने का एक पूरा सिस्टम बनाते हैं। अब देखो लास्ट एंजाइम है डीएनए लाइगेज। क्या है, डीएनए लाइगेज। अब देखो अगर आप में से किसी ने गौर किया होगा, किसी ने अच्छे से पूरा लेक्चर सुना होगा, तो उसने देखा होगा कि मैंने यहां पर जो स्टैंड बनाया, यहां पर बीच में देखो ये स्टैंड यहां से इस तरफ बना और ये स्टैंड यहां से इस तरफ बना, तो इन दोनों के बीच में देखो गैप रहेगा, ये दोनों जुड़े नहीं रहेंगे, ये दोनों जुड़े हुए नहीं है। इसी तरह से यहां पर भी देख रहे हो, ये स्टैंड डीएनए पॉलीमरेज ने बनाया और ये डीएनए पॉलीमरेज 3 ने बनाया, ये है ना, ये जो फ्रेगमेंट है आरएनए प्राइमर के जगह पे जो आया उसे बनाया डीएनए पॉलीमरेज 1 ने। इसी तरह से ये जो स्टैंड है, इस स्टैंड को भी बनाया डीएनए पॉलीमरेज 3 ने, लेकिन ये जो स्मॉल फ्रेगमेंट है जो आरएनए प्राइमर के जगह पे आया उसे बनाया किसने, उसे बनाया डीएनए पॉलीमरेज 1 ने। फ्रेगमेंट्स को, या हम कह सकते हैं आरएनए प्राइमर को जो रिप्लेस किया जिस डीएनए फ्रेगमेंट ने, उसको बनाया था डीएनए पॉलीमरेज 1 ने। तो इस तरह से ये जो फ्रेगमेंट्स हैं ये सब एक दूसरे से जुड़े नहीं है ना। ये फ्रेगमेंट सामने वाले डीएनए से तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके जुड़े हुए हैं, लेकिन ये जो स्ट्रैंड एक बनना चाहिए, ये स्ट्रैंड एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है, यानी इसके बीच में गैप है। अब इनको जोड़ने का काम करना है किसको, डीएनए लाइगेज को। तो लाइगेज क्या करेगा, लाइगेज यहां पर एक एटीपी मॉलिक्यूल यूज करेगा और इन डीएनए मॉलिक्यूल को जोड़ देगा। इस डीएनए मॉलिक्यूल को जोड़ दिया, यहां पर डीएनए मॉलिक्यूल को जोड़ दिया, तो इस तरह से एक कंप्लीट डीएनए जो है वो फॉर्म हुआ। ठीक है, तो अब हम क्या देख रहे हैं कि यहां पर तो पूरा एक डीएनए अच्छे से बन गया है, तब अब इसको हम ओकाजाकी फ्रेगमेंट नहीं कहेंगे। अब क्या, ये ओकाजाकी थोड़ी ना रह गया, क्योंकि ये पूरा जोड़कर एक कंप्लीट डीएनए बन गया है। ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो यहां पर आपने क्या देखा कि 10 टाइप्स के 10 तरह के एंजाइम्स थे जिन्होंने डीएनए रेप्लिकेशन परफॉर्म किया। और ये चीज अच्छे से याद रखो, इन पूरे एंजाइम्स के नाम, इनके फंक्शंस और नाम जो है वो इसी ऑर्डर में याद रखो जिस ऑर्डर में मैंने लिखा है, तो आपको जो प्रोसेस है वो भी अच्छे से याद रहेगा। अदरवाइज क्या है कि आप चाहे एनसीईआरटी उठाकर देख लो, चाहे आप जो आपका बुक है बोर्ड का, स्टेट बोर्ड का बुक उठा के देख लो, दोनों बुक में ये 10 एंजाइम के नाम नहीं मिलेंगे। ना तो एनसीईआरटी में ये 10 एंजाइम के नाम है, ना ही बोर्ड में। एनसीईआरटी में आपको मिलेंगे 3 एंजाइम के नाम और स्टेट बोर्ड में मिलेंगे 5 या 6 एंजाइम के नाम मिलेंगे, और मैं आपको पूरे 10 बताया। ठीक है, तो पूरे 10 एंजाइम के नाम याद रखो। और क्योंकि देखो इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं और कई साल इस तरह से क्वेश्चन आए हैं। 2016 या 17 में ही टोपोआइसोमेरेज के ऊपर क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो एंजाइम याद रखो। इस तरह से आपने क्या देखा, एक चीज और याद रखो, ये डीएनए लाइगेज जो है इसे मॉलिक्यूलर ग्लू भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर ग्लू। ग्लू गम चिपकाने के लिए मिलता है ना, जोकर का 1 रुपए का, वही है ना। लेकिन ये जो है ये क्या करेगा, डीएनए को चिपकाने का काम करता है, तो इसे क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर ग्लू। यानी ये डीएनए मॉलिक्यूल के लिए ग्लू है, डीएनए मॉलिक्यूल के लिए चिपकाने का काम करता है, डीएनए मॉलिक्यूल्स को है ना ज्वाइन करता है। तो याद रखो, फॉस्फोराइलेज, अगेन आई एम रिपीटिंग एंजाइम के फंक्शंस।
जो है वो याद रखो। फॉस्फोराइलेज क्या किया, फॉस्फोराइलेशन किया किसका, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड मोनोफॉस्फेट, है ना, ये सब मोनोफॉस्फेट है ना और न्यूक्लियोटाइड है, तो इसे हम लोग क्या कह सकते हैं, इसे हम कह सकते हैं डी, है ना, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड मोनोफॉस्फेट। ये सब क्या हो गया, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड मोनोफॉस्फेट, और इस तरह से इसको ट्राइफॉस्फेट फॉर्म में कन्वर्ट किया गया, है ना, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट। तो यहां पर आप सिंपली याद रख सकते हो, फॉस्फोराइलेज ने डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड मोनोफॉस्फेट को डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट किया, जिसके बाद जो न्यूक्लियोटाइड थे वो डीएनए मॉलिक्यूल में यूज होने के लिए रेडी थे। देन सेकंड एंजाइम डीएनए हेलिकेज, जिसने डीएनए स्ट्रैंड्स को सेपरेट किया बाय ब्रेकिंग हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन देम। देन एसएसबी प्रोटीन, जिसने प्रिवेंट किया, एसएसबी प्रोटीन प्रिवेंट दी रिकॉइलिंग ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, है ना, तो इस तरह से वो जाकर डीएनए स्ट्रैंड पे चिपक गया और उनको फिर से रिकॉइल होने नहीं दिया। देन टोपोआइसोमरेज क्या किया, इसने टेंशन रिलीज किया, और कैसे किया, उसने एक स्ट्रैंड को कट करके और फिर दूसरे डीएनए स्ट्रैंड के ऊपर से घुमाकर टेंशन रिलीज करके फिर से ज्वाइन कर दिया। सेम काम किया टोपोआइसोमरेज ने, लेकिन उसने दोनों स्ट्रैंड को कट करके और फिर से ज्वाइन किया अनकॉइल करने के बाद, ठीक है। प्राइमेज ने प्राइमर प्रोवाइड किया। प्राइमर की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हमारा जो डीएनए पॉलीमरेज 3 था उसके 2 ड्रॉबैक थे। पहला ड्रॉबैक था कि वो प्रोसेस को डायरेक्ट स्टार्ट नहीं कर सकता था, है ना, वो कहता था कि मुझे थोड़ा सा बनाकर बताओ, और वही काम किसने किया, आरएनए प्राइमेज ने थोड़ा सा बनाकर बताया, उसके बाद उससे प्रोसेस आगे कंटिन्यू हुआ। लेकिन आरएनए प्राइमेज ने जो प्राइमर दिया था उसको भी आगे चल के हमको निकालना पड़ा, है ना, और उसके निकालने के लिए ही डीएनए पॉलीमरेज 1 की बारी आई और उसने, है ना, क्या किया, प्राइमर को रिमूव कर दिया। डीएनए पॉलीमरेज 2 ने डीएनए पॉलीमरेज 1 के साथ मिलकर रिपेयर मैकेनिज्म सेट किया। डीएनए लाइगेज ने क्या किया, फ्रेगमेंट्स को, जो हमने कहा ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स जो थे, उन्हीं को क्या कर दिया, जोड़ दिया। इसी वजह से डीएनए लाइगेज इज ऑल्सो कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर ग्लू। क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर ग्लू। अब देखो, इन सारे एंजाइम्स को आपने याद रख लिया तो आपको 10 क्वेश्चंस हो गए, है ना, आप कोई भी बुक उठा के देखो, ये 10 क्वेश्चन हो गए। इसके अलावा देखो आपको और चीजें क्या याद रखना है। अब देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है कि डीएनए पॉलीमरेज ने रीड किया था 3' टू 5' डायरेक्शन में, रीड किया 3' टू 5', है ना, देखो यहां पे 3', ये वाले डीएनए को रीड किया ना, और इस डीएनए को यहां से रीड किया, तो इस तरफ 5' है, तो इस तरफ क्या रहेगा, इस तरफ 3 रहेगा, तो यहां से रीड किया। तो आप क्या बोलोगे कि जो डीएनए पॉलीमरेज होता है, डीएनए पॉलीमरेज जो है वो डीएनए को रीड करता है, किस डायरेक्शन में रीड करता है, रीड करता है 3' से 5' में। कौन, डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, रीड करता है 3' से 5' डायरेक्शन में। और न्यू डीएनए जो फॉर्म करता है, अगर मैं बोलूं कि जो न्यू डीएनए बनाएगा, न्यू डीएनए को बनाएगा 5' से 3' डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में, 5' से 3' डायरेक्शन में। तो ये चीज अच्छे से, बहुत अच्छे से याद कर लो, है ना, 2-3 बार लिखो कि डीएनए पॉलीमरेज डीएनए को रीड करता है 3' टू 5' डायरेक्शन में, और नया डीएनए जो बनाता है उसका डायरेक्शन होता है 5' टू 3'। तो ये 3' टू 5' डायरेक्शन में रीड किया, और जो नया डीएनए बना वो 5' टू 3' डायरेक्शन में गया। इसी तरह से ये 3' टू 5' में रीड किया, ब्लू वाला देखो, इसको रीड किया, और जो बना वो 5' से 3' में। अगेन इस तरफ भी हम सही कर देते हैं, ये भी कर देते हैं, ये 5' टू 3' में, तो इस तरफ जो नया डीएनए बना उसका डायरेक्शन यहां से 3' रहेगा, और इस तरफ जाके 5' रहेगा। ये 5' इधर है तो इधर जाके 3' रहेगा, ठीक है। सो बिफोर स्टार्टिंग दी एमसीक्यूज, एक एनिमेशन हम देखते हैं जिसमें चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। लुक, डीएनए स्टैंड पर एक प्रोटीन, एक एंजाइम आ रहा है, उसने ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पे बाइंड किया। ये कौन सा एंजाइम है, हेलिकेज। हेलिकेज डीएनए को अनबाइंड कर रहा है, देन सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन आकर
डीएनए पर बाइंड हुआ और इसने डीएनए को रिकॉइलिंग से प्रिवेंट किया. नाउ वी नो द डीएनए पॉलीमरेज 3 एड्स द न्यूक्लियोटाइड, बट ये न्यूक्लियोटाइड को सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ऐड कर सकता है, दैट इज द 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन. सो डीएनए पॉलीमरेज जो है, डीएनए पॉलीमरेज 3 डायरेक्शन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में वर्क करता है, जबकि जिस डीएनए को रीड करता है वो डीएनए 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन होता है. ठीक है, तो डीएनए पॉलीमरेज काम करने से पहले प्राइमर ने प्राइमर प्रोवाइड किया. यू कैन लुक हियर, ग्रीन पार्ट इज प्राइमर, और प्राइमर पे बाइंड होता है डीएनए पॉलीमरेज और आगे का जो प्रोसेस है और आगे का जो डीएनए फॉर्म करना है वो पूरा प्रोसेस करता है. सो अब आप यहां पर देख सकते हैं कि डीएनए जो अनकॉइल हो रहा है वो ये डायरेक्शन में हो रहा है ना. यहां पर डीएनए हेलिकेस इस डायरेक्शन में, ये आगे डीएनए को इधर अनकॉइल कर रहा है. सो ये जो डीएनए पॉलीमरेज है ये अपना प्रोसेस कंटिन्यू रख सकता है, आगे आगे चीजें ओपन होते जा रही हैं. सो बार बार प्राइमेज को आकर प्राइमर प्रोवाइड करना पड़ता है और फिर दूसरा डीएनए पॉलीमरेज 3 ये आगे का स्टैंड फॉर्म करेगा. इस तरह से यहां पर बार बार आपको ग्रीन पार्ट दिखेगा जो क्या है, जो प्राइमर है, जिसको फर्दर रिमूव करना है. सो हियर लुक हियर, हियर इट्स रिमूव द प्राइमर एंड joined by DNA ligase. So पहला वाला प्रोटीन क्या था, DNA polymerase 1. Again here you can see DNA polymerase 1, then DNA ligase. So I hope all the things are clear now. Come to the question part. Question number 1. The figure gives an important concept in the genetic implication of DNA. Fill the blanks A, B, C. Formation of DNA from RNA. We know formation of mRNA from DNA is called as transcription. So C is transcription. We can check only one option. In only one option, C is transcription. So answer is 1. Let's check other option also. So formation of protein from mRNA is called as translation. Here translation is also matching, and this concept and this model was proposed by Francis Crick, that is A, that also matching. So Watson and Crick proposed the double helical structure of DNA. दोनों ने डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए 1953 में प्रपोज किया, और इसके अलावा फ्रांसिस क्रिक ने एक और काम किया, सेंट्रल डोग्मा प्रपोज किया. सेंट्रल डोग्मा यानी फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए फ्रॉम डीएनए एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम एमआरएनए. इस कॉन्सेप्ट को डेवलप किया और प्रपोज किया किसने, फ्रांसिस क्रिक ने. सो आंसर इज 1. लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉलो द सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी. सो पहले ही हमने डिस्कस किया सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या है. डोग्मा मीन्स प्रिंसिपल, सेंट्रल प्रिंसिपल ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ये है क्या. तो सेंट्रल प्रिंसिपल क्या है कि एमआरएनए जो बनेगा वो डीएनए से बनेगा और प्रोटीन जो बनेगा वो एमआरएनए से बनेगा. अब इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म या कौन सी चीज है जो सेंट्रल डोग्मा को फॉलो नहीं करता है. सो हमें पता है कि मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में ये सेम प्रोसेस फॉलो होता है, लेकिन वायरस एंड सम वायरस वी कैन कॉल देम आरएनए वायरस, जिनका जेनेटिक मटेरियल क्या है, आरएनए वायरस, जिनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए है. ऐसे वायरस जिनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए है वो इस चीज को फॉलो नहीं करेंगे. क्यों? क्योंकि उनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए है, वो आरएनए से भी डीएनए फॉर्म करते हैं, है ना. कब फॉर्म करेंगे? जब उनको खुद का रेप्लिकेशन करना होगा. ठीक है. सो आपको कुछ एग्जाम्पल याद होना चाहिए ऐसे वायरस जिनका जेनेटिक मटेरियल क्या है, आरएनए है. वन इज HIV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस. ये क्या है? इसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए है. सो आरएनए अगर किसी ऑर्गेनिज्म या किसी वायरस का अगर जेनेटिक मटेरियल आरएनए है, ऑर्गेनिज्म हम नहीं कह सकते हैं, क्या होगा, वो सेंट्रल डोग्मा फॉलो नहीं करेगा. During replication of bacterial chromosome, DNA synthesis start from replication origin site and
RNA primer are involved is facilitated by telomerase, moved in one direction of this side, moves in bidirectional way. So answer is move in bidirectional way. We have already discussed. Fourth question is Okazaki fragments are seen during transcription, translation, replication and transduction. So Okazaki fragments हमें पता है DNA replication में form होता है and DNA replication is called as, that process is called as only replication. So transcription is formation of mRNA, translation is formation of protein and transduction is the viral infection. Question number 5. Experimental material in the study of DNA replication has been E. coli. So I have already explained DNA replication experiment जो था उसमें नाइट्रोजन सोर्स यूज हुआ था अमोनियम क्लोराइड, देन डेंसिटी ग्रेडियंट के लिए यूज किया गया था सीसियम क्लोराइड, देन माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो यूज हुआ था वो एस्टीरिया कोलाई. Come to the question number 4. Okazaki fragments are seen during transcription, translation, replication, transduction. तो Okazaki fragment DNA replication में form होता है. So answer is C. Question number 5 is experimental material in the study of DNA replication has been. So we know E. coli. We have already discussed that the Messelsen installed the E. coli, ammonium chloride and cesium chloride in their experimental study for the replication, semi-conservative model of replication. Question number 6. E. coli fully labeled with 15 nitrogen is allowed to grow in N14 medium. The two strand of DNA molecule of first generation bacteria have. So अगर देखें N15 था, N15 था यानी हैवी आइसोटोप था डीएनए में, तो दोनों स्टैंड पे था. फुली लेबल्ड मतलब दोनों पे है, और उसको ग्रो किया गया N14 में. कितना? एक जनरेशन के लिए. तो हमें पता है फर्स्ट जनरेशन में डीएनए स्टैंड सेपरेट होगा और नया स्टैंड हर एक स्टैंड पे एक एक स्टैंड फॉर्म होगा, यानी हर डीएनए जो होगा वो डाइल्यूट हो जाएगा. डाइल्यूट इन द सेंस कि एक नाइट्रोजन 15 का रह गया और दूसरा जो बनेगा वो नाइट्रोजन 14 का बनेगा. सो इस तरह से ऑप्शन देखते हैं. Different density and do not resemble parent DNA, different density but resemble parent DNA, same density but resemble parent DNA, same density but do not resemble parent DNA. So density तो different होगा ही, तो different density वाला ऑप्शन हमें चूज करना है A and B में. और अब हमें पता है कि N15 है एक स्टैंड पे, N14 है किसमें? डॉटर डीएनए में, जबकि पेरेंट डीएनए में क्या था? N15 दोनों में था. तो आंसर विल बी डिफरेंट डेंसिटी एंड डू नॉट रिजेंबल टू द पेरेंट डीएनए. सो क्वेश्चन नंबर 7 इज प्रोटीन हेल्पिंग इन ओपनिंग ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स इन फॉर्म ऑफ रेप्लिकेशन फॉर्क इज. सो 4 ऑप्शन इज गिवन. लेट्स सी what are the function of each of the enzyme. So DNA topoisomerase relaxes the tension produced in DNA strand. DNA ligase ये क्या करता है? joins the fragments of DNA. DNA polymerase 1 ये क्या करेगा? RNA प्राइमर को रिमूव करता है, और सेम प्राइमर के जगह पे नए न्यूक्लियोटाइड्स को, डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता है. ठीक है. देन डीएनए गायरेज, यही एक ऑप्शन बच रहा है. सो आपको एक चीज़ ये याद रखना है कि डीएनए गायरेज ये टेंशन रिलीज करता है, एट द सेम टाइम ये ओपनिंग ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स ओपनिंग में भी पार्टिसिपेट करता है. डुअल फंक्शन है. सो क्वेश्चन नंबर 8 इज ड्यूरिंग रेप्लिकेशन द स्ट्रैंड सेपरेटेड बाय डीएनए स्ट्रैंड सेपरेटेड बाय अनवाइंडेज और हेलिकेज. क्वेश्चन नंबर 8, select the correct option. Direction of RNA and direction of reading of synthesis of template DNA strand. कि RNA का स्टैंड क्या होगा, RNA का डायरेक्शन क्या होगा
और आरएनए फॉर्म करने के लिए जिस डीएनए टेम्पलेट को रीड किया गया है उसका डायरेक्शन क्या होगा। सो ये बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन का एक क्वेश्चन है। सो पहले आपको पता होना चाहिए कि डीएनए स्ट्रैंड किस डायरेक्शन में रीड किया जाता है। सो ये आप याद रखो कि डीएनए से डीएनए बनाना है, मीन्स रेप्लिकेशन करना है, तब भी डीएनए को रीड किया जाएगा 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में, 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में ही रीड किया जाएगा, और नया डीएनए जो बनेगा वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में बनेगा। सेम रूल जो है वो ट्रांसक्रिप्शन के लिए भी है कि डीएनए को रीड किया जाएगा 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में, और जो आरएनए बनेगा वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में बनेगा। सो यहाँ पर पहले उसने आरएनए का डायरेक्शन पूछा है, तो आरएनए का डायरेक्शन नया बन रहा है तो उसका डायरेक्शन 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगा, और जो डीएनए का डायरेक्शन होगा वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम होगा टेम्पलेट का। ठीक है, सो आंसर इज ए। अगेन आई एम रिपीटिंग, डीएनए पॉलीमरेज हो या आरएनए पॉलीमरेज हो, दोनों डीएनए को रीड करते हैं 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में, और डीएनए पॉलीमरेज है तो डीएनए बनाएगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में, और आरएनए पॉलीमरेज है तो आरएनए बनाएगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। इफ a complementary radioactive double-stranded DNA molecule undergoes 2 rounds of replication in a non-radioactive medium, what will be the radioactive status of 4 resulting molecule? So पहले हम लोगों ने जो क्वेश्चन देखा था उसमें एक ही जनरेशन कंसिडर किया गया था, यहाँ पे 2 जनरेशन है। सो पहले जनरेशन में क्या है, पहले जनरेशन में डीएनए मॉलिक्यूल जो है वो रेडियो एक्टिव है। तो पहले जनरेशन में ठीक है, if a completely radioactive double-stranded DNA molecule undergoes 2 rounds of replication in a non-radioactive medium, what will be the radioactive status of the 4 resulting molecule? So पहले जो क्वेश्चन हमने देखा था वहां पे एक ही जनरेशन कंसिडर किया गया था, यहाँ पे 2 जनरेशन की बात कर रहा है। तो पेरेंट जो डीएनए है वो क्या है, रेडियो लेबल्ड है। फर्स्ट जनरेशन में हमें पता है कि डीएनए सेपरेट होगा, डीएनए सेपरेट होगा और क्या होगा, नया डीएनए दोनों पर बनेगा, सो हाइब्रिड होगा। एंड सेकेंड जनरेशन में क्या होगा, अगेन डीएनए सेपरेट होगा, और जब सेपरेट होगा तो कुछ हाइब्रिड बनेंगे और कुछ नॉर्मल डीएनए फॉर्म होगा। जैसा कि मैसेल्सन एंड स्टॉल का जो एक्सपेरिमेंट था, वो एक्सपेरिमेंट का आप डायग्राम अगर देखोगे या वो स्लाइड देखोगे आप वीडियो को पॉज करके पीछे जाकर, तो आपको आंसर मिल जाएगा। सो हाफ नंबर जो रहेगा वो क्या रहेगा, रेडियो लेबल्ड होगा, एंड हाफ विल बी नॉर्मल। हाफ नंबर कंटेन नो रेडियो एक्टिविटी, ऑल 4 स्टिल कंटेन रेडियो एक्टिविटी, और 3 out of 4 contain radioactivity. Radioactivity is lost from all 4. So remaining 3 is wrong. First is half of the number contain no radioactivity and half contain radioactivity. Question number 11. Identify the structure. Option is adenylic acid, uracil, cholesterol, adenosine. So pause the video and guess the structure. Let's discuss. So here acid, can you see any acid functional group here? No. So ये आंसर हो सकता है क्या, नहीं ना, ये आंसर नहीं हो सकता है। देन यूरासिल, फॉर एग्जाम्पल मुझे यूरासिल का स्ट्रक्चर नहीं याद है। देन कोलेस्ट्रॉल, व्हाट इज कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल क्या है, तो हमें पता है कोलेस्ट्रॉल जो है वो एक तरह का लिपिड है, डिराइव्ड लिपिड है। और लिपिड क्या होता है, लिपिड्स आर द एस्टर ऑफ फैटी एसिड विथ ग्लिसरॉल, एस्टर ऑफ फैटी एसिड विथ ग्लिसरॉल आर कॉल्ड एज लिपिड। और ये क्या है, लिपिड का डेरिवेटिव है, यानी कि एक जो लिपिड होता है उसमें एसिड फंक्शनल ग्रुप होता है एज वेल एज ग्लिसरॉल यानी कि अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप होगा। और कोलेस्टेरॉल अगर है तो कोलेस्ट्रॉल एक लिपिड है, और लिपिड में यहाँ पर ना तो हमें एक एसिड का फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है और ना ही हमें एक अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है, सो कोलेस्ट्रॉल भी नहीं हो सकता है। देन एडिनोसिन, एडिनोसिन मीन्स एडिनिन एंड शुगर मॉलिक्यूल, और यहाँ पर एक ही मॉलिक्यूल है,
इसमें शुगर, अब ये शुगर है या एडिनिन है, दो मॉलिक्यूल तो है ही नहीं, तो ये भी नहीं हो सकता है, बचा क्या, यूरेसिल। सो देयर आर सम क्वेश्चन जिसमें आपको आंसर नहीं पता होता है, बट अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं, यू कैन कंपेयर द क्वेश्चन, यू कैन कंपेयर क्वेश्चन ऑन योर बेसिक्स, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां पर ना तो एसिड फंक्शनल ग्रुप है ना अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है, सो ये एडिनालिक एसिड नहीं हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल नहीं हो सकता है। यहाँ पर एडिनोसिन यानी कि शुगर और एडिनिन दो अलग अलग मॉलिक्यूल भी नहीं दिख रहा है, इसलिए ये एडिनोसिन भी नहीं हो सकता है। सो आंसर विल बी यूरेसिल। सो नाउ रिमेंबर द स्ट्रक्चर ऑफ यूरेसिल, दिस इज द स्ट्रक्चर। Question number 12. Which one of the following ratio is constant in DNA of different species? So, one rule is there, Chargaff rule, which says purine is always equals to pyrimidine. क्यों प्यूरिन हमेशा पैरामिडीन के इक्वल होता है? क्योंकि प्यूरिन जो है वो पैरिंग करता है पैरामिडीन से, तो जितने प्यूरिन होंगे उतने पैरामिडीन होंगे। What are purines? Purines are the adenine and guanine. And pyrimidines are the thymine and cytosine. So purine equals to pyrimidine means adenine plus guanine equals to thymine plus cytosine. अब ये दोनों अगर इक्वल है और हम इसको रेशियो के फॉर्म में लिखेंगे, सो क्या होगा, A प्लस जी डिवाइड बाई टी प्लस सी इक्वल्स टू 1, A प्लस जी इक्वल्स टू टी प्लस सी इक्वल्स टू 1, सो आंसर इज 2. Question number 13. In sea urchin DNA, which is double stranded, 17% of the bases were shown to be cytosine. The percentage of the other three bases expected to be present in this DNA are. अब हमें पता है कि चारगाफ रूल के अकॉर्डिंग जितना परसेंट या जितना साइटोसिन है, साइटोसिन किससे पैर करता है, सी पैर्स विथ जी, जितना सी है उतना ही जी होगा, तो C 17% है तो G भी 17% होगा। अब आप चेक कर लो G 17% कितने में दिया हुआ है, दो ऑप्शन है 1 2, ठीक है। देन रिमेनिंग इन दोनों के अलावा आउट ऑफ 100 17 ये हो गया, 17 G हो गया, 17 C हो गया, रिमेनिंग कितना है, 66 क्या होगा, थाइमिन एंड एडिनिन, और थाइमिन एडिनिन से पैरिंग करता है, यानी जितना एडिनिन होगा उतना थाइमिन होगा, यानी दोनों 33% होंगे। सो आंसर विल बी सेकंड। तो 17% इज साइटोसिन, 17% इज गुआनिन, एडिनिन इज 33% एंड थाइमिन इज 33%, सो टोटल विल बी 100. Come to the question number 14. In a 3.2 kbp, kilo base pair, kilo means 1000, kilo base pair long piece of DNA, 820 adenine bases were found. What would be the number of cytosine? यानी 3.2 किलो बेस पेयर यानी कि 3200 में से 820 एडेनिन है, तो साइटोसिन कितना होगा? अगेन ये क्वेश्चन भी चारगाफ रूल पे सॉल्व होगा। आप वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर गैस कीजिए, सॉल्व कीजिए, गैस कीजिए, देन सॉल्यूशन देखिए। सो एडेनिन pairs with A pairs with T, thymine. So thymine will be 820 because adenine is 820, that will be 1640. 1640 अगर हम माइनस करते हैं 3200 में से, कितना, 1640, तो कितना बचेगा, 1540, 1540, and 1540 will be the remaining two base pair and both the base pairs are equal. remaining two base pair क्या होगा, A pairs with T, C pairs with G, तो CG कितना होगा, 1540, 1540, और and C and G will be equal. so हम 1540 को डिवाइड 1560 को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं कितने से, 2 से डिवाइड करेंगे, दैट विल बी 780. आंसर इज 1. क्वेश्चन नंबर 15. विच वन ऑफ द फॉलोइंग
करेक्टली रिप्रेजेंट द मैनर ऑफ रेप्लिकेशन। ऑलरेडी मैंने बताया आपको कि डीएनए रेप्लिकेशन में जो डीएनए स्टैंड रीड होता है वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में रीड होता है, और न्यूली डीएनए जो फॉर्म होता है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डीएनए डायरेक्शन में फॉर्म होता है। सो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि कौन सा फिगर जो है वो करेक्ट है। सो यहाँ पे क्या दिखाया कुछ ऑप्शन 1 में 3 प्राइम से न्यूली डीएनए दिखा रहा है, वो 3 प्राइम से मूव हो रहा है, मतलब ये गलत है। कम टू दिस क्वेश्चन, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 3 प्राइम से अंदर की तरफ जा रहा है, रेप्लिकेशन की तरफ मूव हो रहा है, ये भी गलत है। और यहाँ पे 3 प्राइम में क्या दिखा रहा है, फ्रेगमेंट्स दिखा रहा है। ठीक है, सो 5 प्राइम से जो फॉर्म हुआ वो कंटिन्यूअस मैनर में फॉर्म हुआ, यहाँ पे फ्रेगमेंट्स में फॉर्म हुआ। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो फ्रेगमेंट्स में फॉर्म हुआ ये अगर इस डायरेक्शन में फॉर्म होगा तो प्रॉब्लम ही नहीं है ना, क्योंकि इसी डायरेक्शन में तो रेप्लिकेशन फॉर्क है, एंड ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स जो होता है उसका डायरेक्शन रेप्लिकेशन फॉर्क के अपोजिट होता है। सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग। थर्ड ऑप्शन इज 5 जो है ये कंटिन्यू गया, देन अगेन यहाँ पे क्या हो रहा है, बोथ द न्यूली फॉर्म्ड डीएनए शोइंग 5 प्राइम डायरेक्शन, सो इट इज ऑल्सो रॉन्ग। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि 5 प्राइम डायरेक्शन में जो डीएनए 5 प्राइम डायरेक्शन से बना है, या जो डीएनए न्यूली डीएनए 5 प्राइम टू 3 प्राइम में रन हो रहा है वो कंटिन्यूअस मैनर में एंड टुवर्ड्स द फॉर्क जा रहा है, एंड जो 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन पे के रेप्लिकेशन फॉर्क, यानी जो हम लोग कह सकते हैं कि लैगिंग टेम्पलेट पे जो डीएनए बना है वो डिसकंटिन्यूअस मैनर में बना है और उसका डायरेक्शन रेप्लिकेशन फॉर्क के अपोजिट है। सो आंसर इज 4 इज करेक्ट। सो टिल नाउ वी हैव कंप्लीटेड रेप्लिकेशन पार्ट। आगे के वीडियोस में हम रिमेनिंग जो टॉपिक्स है उसको भी डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर लिसनिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।